Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 4th Chapter number 4. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इवेल्युएशन पैरामीटर्स को, जिसके बेसिस पर स्किन क्रीम्स को, शैम्पूस को, टूथपेस्ट को, है ना, इनको हमने इवेलुएट किया। देन हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था डिफरेंट मीटर्स, जैसे कि सेबू मीटर, TEWL मीटर्स, ठीक है, कॉर्नियोमीटर, स्किन कलर टेस्टिंग एंड मेनी मोर। तो अब हम इसी को फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हेयर कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज, की हेयर को जब कॉम्ब किया जाता है तो किस तरीके की प्रॉपर्टीज हेयर्स यहाँ पर शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हेयर कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज। कॉम्बिंग, कॉम्ब करना का क्या मतलब होता है, तो समझो कि कॉम्बेबिलिटी may be defined as a subjective perception of easy or difficult way for combing the hairs. It is directly related with the forces that are opposite to the action of combing the hair. This is important attribute in the evaluation of hair conditioning, and for the consumers better combability reflects a बेटर हेयर कंडीशनिंग। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि हेयर कॉम्बिनिंग प्रॉपर्टीज से हमारा ये मतलब है कि हेयर को किस तरीके से यहाँ पर कॉम्ब किया जाएगा। दैट मीन्स कॉम्बेबिलिटी, कॉम्बेबिलिटी मतलब कि कॉम्ब करने की एबिलिटी। तो कॉम्बेबिलिटी का मतलब है एक सब्जेक्टिव पर्सप्रेशन कि किस तरीके से हम इजी वे में या डिफिकल्ट वे में किस तरीके से हेयर को कॉम्ब कर पा रहे हैं। मतलब कि जब हम हेयर को कॉम्ब कर रहे हैं, कंघा कर रहे हैं, तो उसको करने में हमको डिफिकल्टी फील हो रही है या बहुत ही इजीली हो जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्बेबिलिटी। और ये जो कॉम्बेबिलिटी होती है ये आपके डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसके साथ, कि हेयर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है जब हम कॉम्ब कर रहे होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है उसके साथ ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, क्योंकि अपोजिट साइड में जो फोर्स लग रहा होता है वो उस कॉम्ब करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉम्बेबिलिटी का मतलब है फोर्सेस अप्लाई, जो कि हेयर को कॉम्ब करते वक्त यहाँ पर अप्लाई हो रहे होते हैं। अपोजिट साइड में लगने वाले फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि कॉम्बेबिलिटी इजी होगी या डिफिकल्ट होगी। इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो कि हेयर की कंडीशनिंग को इवेलुएट करने के काम आता है, हेयर कंडीशंस को पता करने के काम आता है। For the consumers, a better combability reflects a better hair conditioning. क्या बोल रहे हैं कि एक कंज्यूमर के लिए एक बेटर कॉम्बेबिलिटी का मतलब है कि भाई उसकी जो हेयर कंडीशनिंग होगी वो कैसी होगी, बेटर होगी, है ना। जितना अच्छा यहाँ पर होगी उतनी ही अच्छी आपकी हेयर कंडीशन होगी। मतलब अगर हेयर कंडीशन हो रखे होंगे, कंडीशन करते हैं ना, कंडीशनर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हेयर क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके हेयर स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो वहां पर कॉम्ब करना क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर कॉम्बेबिलिटी से हमारा मतलब है कि बेटर हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से कंज्यूमर के लिए बेटर कॉम्बेबिलिटी उसकी बेटर हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज का रिसेम्बलेंस होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कि ये जो कॉम्बेबिलिटी है ये हमारे कहाँ काम आती है। सो द कंबाइनिंग एनर्जी मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर assessing the level of friction between the comb or hair and between the fibers, either in the wet or in dry form, with or without the conditioning. बेसिकली यहाँ पे क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होते हैं जब हम कॉम्ब कर रहे होते हैं हेयर्स को, तो उनके बीच में क्या अप्लाई हो रहे होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं फाइबर्स के बीच में, हेयर फाइबर्स के बीच में। ठीक है, चाहे आपके हेयर्स यहाँ पर वेट कंडीशन में हो या ड्राई कंडीशन में हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन के अंदर हेयर्स के ऊपर यहाँ पर क्या लग रहे होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं फ्रिक्शनल फोर्सेस को यहाँ पर असेस किया जाता है, इनका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशनर अप्लाई करके या विदाउट कंडीशनिंग, दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपके हेयर्स आपके ड्राई कंडीशन में है या फिर आपके वेट कंडीशन में है,
ठीक है, कंडीशनिंग कंडीशन में है या नॉन कंडीशनिंग कंडीशन में है, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे क्या किया जाता है, हेयर्स के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्सेस को मेजर किया जाता है, असेस किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि मेकिंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क टाइप दैट इज फॉर्म अ प्लेटू रीजन और फॉर्म अ डीटैंगलिंग पीक। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करके वर्क टाइप को पता लगाया जाता है। ठीक है, कि भाई किस तरीके का आपका यहाँ पर वर्क टाइप है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्क टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके का आपका वर्क टाइप है, और यहाँ पर या तो प्लेटू रीजन देखने को मिलता है या डी टैंगलिंग पीक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपली हम प्लेटू रीजन के थ्रू या फिर डी टैंगलिंग पीक के थ्रू जो रहता है, हम अपने वर्क टाइप को क्लासिफाई कर पाते हैं। थर्ड है कि असेसिंग इनडायरेक्टली रीजंस ऑफ डैमेज ऑन द हेयर सरफेस, कि आपके जो हेयर्स हैं उन हेयर की सरफेस पर इनडायरेक्टली जो भी डैमेज यहाँ पर हो रहा होता है, उस डैमेज को यहाँ पर असेस किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हेयर के सरफेस वाले इनडायरेक्टली जो भी डैमेजेस होते हैं उसको पता लगाने के लिए भी ये कॉम्बेबिलिटी यूज की जाती है। तो सिंपली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो पता करने के लिए, वर्क टाइप को क्लासिफाई करने के लिए, और हेयर की सरफेस पर होने वाले डैमेजेस को पता करने के लिए कॉम्बेबिलिटी को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इवेल्युएशन ऑफ द हेयर। हेयर्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, उनका पता लगाएंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ हेयर्स के अंदर फर्स्ट है आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, इसको इस माइक्रोस्कोपी, दैट इज SEM। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ हेयर थ्रेड्स। This techniques allows an observation of thick and not transparent samples under an electron beam, and it also allows determining the shape of a material and the size of its component particles and its layout. Thus, SEM is used for the big magnification of a given sample, which is generally used to evaluate the hair surface morphological conditions. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर SEM के बारे में। SEM का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको यूज किया जाता है किसके लिए, हेयर थ्रेड्स को एनालाइज करने के लिए। हेयर थ्रेड्स जो रहते हैं उसमें कितना पोर्स प्रेजेंट है, कितनी किस तरीके का उनका कंपोजिशन है, किस तरीके के कंपोनेंट से वो मिलकर बना है, कैसा साइज है, इन सबको यहाँ पर पता करने के लिए SEM को यूज किया जाता है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके एक थिक और नॉट ट्रांसपेरेंट जो सैंपल्स होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन करके जो हमारा मटेरियल रहता है, जो हमारे हेयर्स रहते हैं, उनकी शेप को डिटरमाइन किया जाता है, शेप का पता लगाया जाता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के साइज को पता किया जाता है, उसके लेआउट को पता किया जाता है। इस तरीके से ये जो SEM होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, आपका जो गिवन सैंपल होता है उसका बड़ा सा मैग्निफिकेशन करने के लिए, उसको मैग्नीफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसको जनरली यूज करते हैं हम किसके लिए, हेयर्स की मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो हेयर्स की मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस को पता करने के लिए, वो किस तरीके का उसका साइज है, शेप है ना, और उसमें पार्टिकल का पार्टिकल साइज कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, ये सब यहाँ पर पता करने के लिए किसको यूज करते हैं हम, SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है आपके एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, दैट इज AFM। ठीक है, allows observing the sample image through the microscope in the environment condition, or even when we have a solution. The image is captured by a probe which has a physical contact with the sample and follows a parallel plan to the surface while acquiring each point of the topographic component. ठीक है,
क्या बोल रहे हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बारे में, कि इसके अंदर जो इक्विपमेंट होता है वो आपको हेल्प करता है किसके अंदर, जो इमेजेस होती है, सैंपल हमारा है, सैंपल की जो इमेजेस होती है उनको ऑब्जर्व करने में। तो सिंपली यहाँ पर माइक्रोस्कोप को यूज करके जो हमारा सैंपल है उसकी इमेजेस ली जाती हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, और इवन सोल्यूशन फॉर्म में भी वहां पर इसकी इमेजेस ली जाती है। और ये जो इमेजेस यहाँ पर कैप्चर करते हैं वो एक प्रोब की हेल्प से करते हैं, जो कि आपके सैंपल के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस के पैरेलल प्लेन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, और हर एक ट्रोपोग्राफिकल जो कंपोनेंट होता है उसके हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने दो देखा है, एक तो देखा हमने SEM और एक देखा हमने AFM। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, SEM के अंदर तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से जो हमारा मटेरियल होता है उसकी शेप, साइज और उसका लेआउट को यहाँ पर देखते हैं और उसका मैग्निफिकेशन करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस को इवेलुएट करते हैं। और जो हमारा FME होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप को हेल्प से सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर इमेजेस कैप्चर करते हैं प्रोब की हेल्प से। और इसके अंदर हमारा जो सैंपल होता है वो फिजिकल कांटेक्ट में आता है यहाँ पर सरफेस के, और एक ट्रोपोग्राफिकल जो कंपोनेंट होता है उनको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारे मैकेनिकल एसे। मैकेनिकल एसे के अंदर क्या होगा कि द हेयर when considered as a physical body is a very resistant fiber, and the rupture load of an healthy hair thread range from 50 to 100 grams. The relative value is directly proportional to the thread length, and to perform this assay a dynamometer is used, that is used for evaluating the hair rupture tension, elasticity, combability and detangling। ठीक है, तो मैकेनिकल एसे से हमारा क्या मतलब है कि मैकेनिकल एसे के अंदर ये देखा जाता है कि हेयर की कितनी स्ट्रेचिंग हो सकती है, हेयर की कितनी इलास्टिसिटी होती है। तो इसके अंदर हेयर को एक फिजिकल बॉडी की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आपके रेजिस्टेंट फाइबर होता है। और इसके अंदर जो आपके हेल्दी थ्रेड होता है उसकी टेंडेंसी है कि वो 50 टू 100 ग्राम्स के रप्चर लोड को भी यहाँ पर बियर कर सकता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था जब हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करी थी हेयर्स की, वहां पर भी हमने मेंशन किया था कि हेयर्स जो रहते हैं वो 50 टू 100 ग्राम्स तक की मिनिमम लोड को सिंगल हेयर वहां पर बियर कर सकता है। और जब हम सारे हेयर्स का बंडल बना लेते हैं तो वो और ज्यादा फोर्स को वहां पर बियर कर पाता है। तो ये जो रिलेटिव वैल्यू है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपके थ्रेड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई कितना फोर्स ये बियर कर पाएगा। तो इस एसे को परफॉर्म करने के लिए हम डायनोमीटर को यूज करते हैं, जो कि हेयर रप्चर टेंशन को यहाँ पर इवेलुएट करता है, हेयर्स की इलास्टिसिटी को, उसकी कॉम्बेबिलिटी को और उसकी डी टेंगलिंग जो प्रॉपर्टीज होती है उनको यहाँ पर क्या करता है, इवेलुएट करता है। ठीक है, फोर्थ होता है अपने क्या, फाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। फाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की बात करें तो दिस एनालिसिस इज वेरी क्लोज टू अ sensorial perception, in which a piezoelectric principle is based on the deformation of crystals by the mechanical action. When this occurs, a load displacement is introduced, thus creating a voltage signal। ठीक है, तो फाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के अंदर क्या होता है, जो सेंसेरियल परसेप्शंस होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फाइजो इलेक्ट्रिक जो प्रिंसिपल होता है वो किस पर बेस्ड है, आपकी जो क्रिस्टल्स है उन क्रिस्टल्स के डीफॉर्मेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। यहाँ पर मैकेनिकल एक्शन अप्लाई करके, मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई करके क्रिस्टल्स का क्या किया जाता है, डीफॉर्मेशन किया जाता है। और इसी डीफॉर्मेशन पर आपका फाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल, मतलब फाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल यही है यहाँ पर इस सेंसर का, कि भाई यहाँ पर आपके हेयर्स होंगे उसमें जो डिफरेंट क्रिस्टल्स होगा उनका डीफॉर्मेशन होगा जब उन पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो जब ये होता है तब यहाँ पे क्या होता है, लोड डिस्प्लेसमेंट होता है, और लोड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से यहाँ पर वोल्टेज सिग्नल क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सिग्नल यहाँ पर क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं।
तो सिंपली क्या बोल रहे हैं पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के बारे में कि यहाँ पर आपके मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई करके आपके क्रिस्टल्स का डिफॉर्मेशन किया जाता है और यहाँ पर लोड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या करता है आपके वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करता है और इस वोल्टेज सिग्नल की हेल्प से हम क्या करते हैं हमारे जो हेयर्स हैं उनकी जो लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बात हुई किससे रिलेटेड, हेयर्स की कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, हेयर्स की क्लींजिंग टेक्निक कि भाई जब इसको क्लींस करते हैं तो जब जो हम सोप्स यूज करते हैं शैम्पूज यूज करते हैं वो किस तरीके से हेयर के साथ यहाँ पर फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर क्लींजिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे सोप्स और सैंडिट बार, ठीक है। तो सोप्स और सैंडिट बार्स की अगर हम बात करें तो दीज सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स and when the triglycerides in a oil or fat react with an aqueous NaOH or KOH, then it is converted into the soap or glycerol. This is called alkaline hydrolysis of esters. Since this reaction leads to the formation of soap, it is called as saponification process. ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में हम क्या समझ पाए हैं कि देखो सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सोप्स होते हैं ना उन सोप्स की टेंडेंसी होती है कि जब उनको NaOH के साथ या KOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराया जाता है तो वो अपने जो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सोप्स होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके फैटी एसिड्स की जो लॉन्ग चेन होती है उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है और इसके अंदर बेसिकली आपके ऑयल या फैट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं ये जब आपके एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके आपके सोप और ग्लिसरॉल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, इसी ही एस्टर्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है सोप का फॉर्मेशन होता है और इसे क्या कहते हैं सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली ये सोप की फॉर्मेशन की प्रोसेस को बताया गया है जिसमें क्या होता है कि ऑयल या फैट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं ये NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करके सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स जब NaOH या KOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके आपके रिजल्टेंट प्रोडक्ट में सोप और ग्लिसरॉल का यहाँ पर क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सोप बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं, क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है आपके एक्शन ऑफ एन सोप की ये सोप किस तरीके से आपके काम करते हैं, ठीक है। So when it is used for cleansing, these soaps allow otherwise insoluble particles to become soluble in water and then be rinsed away. For an example, oil and fat are insoluble in water, but when a couple of drops of dishwash are added to the mixture of oil and fat, that is apparently disappear. Thus, insoluble or fat molecules becomes associated inside the micelle and tiny spheres formed from a soap molecule with a polar hydrophilic group on the outside and encasing a lipophilic or fat loving pockets which shields the oil or fat molecule from the water which making it soluble, ठीक है। तो सोप्स के एक्शन की अगर हम बात करें कि सोप्स कैसे काम करते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब हम यहाँ पर क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं ना तो ये जो सोप्स रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर जो आपके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉल्युबलाइज बना देते हैं और सॉल्युबलाइज करके उनको रिंस अवे उनको वॉश करके रिमूव करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है ऑयल्स और फैट होते हैं जो आपको पता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर डिश वॉश सोप की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो ये ऑयल या फैट इसके साथ अच्छे से मिक्स करके मिशेल बना लेते हैं और आपके सॉल्युबलाइज हो जाते हैं उसके अंदर और फिर इसको वॉश आउट कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑयल या फैट के पार्टिकल्स होते हैं ये यहाँ पर रिमूव आउट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं।
तो सिंपली ये जो ऑयल या फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। सबसे पहले ये सोप के साथ मिलकर मिशेल बनाते हैं। मिशेल जो होते हैं वो आपके सोप मॉलिक्यूल के छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर आपके पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है यानी कि वाटर लविंग ग्रुप होता है बाहर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक या सॉरी लिपोफिलिक पार्ट जो होता है इसका फैट लविंग पॉकेट वो होता है अंदर की तरफ, जो इसकी ऑयल या फैट को क्या कर लेता है अंदर की तरफ पैक कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्युबलाइज बना कर देता है। एंड देन जैसे ही हम इसको रिंस आउट करते हैं वैसे ही ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो सिंपली सूप कैसे काम करेंगे, ये जो सूप होंगे ये आपके ऑयल के साथ, ठीक है, या आपके जो भी फैट होता है उसके साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, मिशेल यहाँ पर बना लेते हैं और मिशेल को रिमूव आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्या, सेवेंडेट बार्स। सेंडेट बार्स की बात करें तो द वर्ड सेंडेट इज derived from the synthetic which is combined with the detergent which is technically refers to the binding that occurs between the different detergent which is also called as surfactants or tensioactive agents, ठीक है। सेंडेड बार क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पर सेंडेड जो ये वर्ड आया है वो आया है सिंथेटिक से, ठीक है। सेंडेड का मतलब होता है क्या, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कि इसको सिंथेसाइज करके बनाया जाता है और जब ये डिटर्जेंट के साथ मिलता है तो ये बनता है आपके बार, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि भाई सेंडेड जो बार्स होते हैं उसके अंदर आपके क्या होता है, डिफरेंट आपके हैं जो आपके बाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके डिफरेंट डिटर्जेंट्स होते हैं जो आपके जो ऑयल या फैट की ड्रॉपलेट होती है उसके साथ यहाँ पर बाइंडिंग कर लेते हैं और बाइंडिंग करके यहाँ पर सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, सर्फेक्टेंट या टेंशो एक्टिव एजेंट्स बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है आपके क्या, सिंडेट बार। सिंडेट बार की बात करें तो दीज सर्फेक्टेंट्स आर डराइव फ्रॉम द ऑयल fat or petroleum product that are processed in a wide range of chemical processes other than the traditional saponification, ठीक है। सेकंड क्या होते हैं आपके, सेकंड होते हैं सैंडेट सोप। सैंडेट सोप की बात करें तो इसके अंदर जो आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो किससे डराइव होते हैं, ऑयल्स से, फैट्स से या आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वो डराइव होते हैं और यहाँ पर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इनको प्रोसीड किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सेपोनिफिकेशन की जगह जो आपके केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन केमिकल प्रोसेसेस की एक वाइड रेंज के अंदर इसको प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। तो सैंडेड सोप की बात करें तो यहाँ पे आते हैं आपके क्या, सर्फेक्टेंट्स। ये सर्फेक्टेंट्स जो रहते हैं ये आपके केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो है यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके क्या, टाइप्स ऑफ सोप। तो यहाँ पर जो सोप फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं मेनली दो टाइप के। एक तो होता है आपके ग्लिसरीन सोप, एक होता है आपके ट्रांसपेरेंट सोप। ग्लिसरीन सोप बहुत कॉमनली बात है कि इसके अंदर ग्लिसरीन मिला रहेगा और जो ट्रांसपेरेंट होंगे उसके अंदर अल्कोहल मिला रहेगा, ठीक है। तो ग्लिसरीन सोप की अगर हम बात करें तो दिस ग्लिसरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑयल एंड फैट एंड एनी हैंडमेड सोप व्हिच कंटेन ग्लिसरीन as a byproduct of a chemical reaction of the soap making process is known as glycerin soap, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ग्लिसरीन सोप के बारे में कि जो ग्लिसरीन सोप होता है ना वो बेसिकली ऑयल या फैट का एक कंपोनेंट होता है और जो भी हमारा हैंडमेड सोप होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। और ये ग्लिसरीन जो होता है जब सोप मेकिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर बनता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम सोप बना रहे होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। आपने केमिकल रिएक्शन भी देखी है कि जब यहाँ पर ऑयल या फैट जो रहता है वो NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो बनता है सोप और एक क्या बनता है, ग्लिसरोल। ग्लिसरोल बेसिकली क्या है, वहां पर ग्लिसरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ग्लिसरीन जो रहता है आपके ऑयल या फैट का एक कंपोनेंट होता है और इसके अंदर हमारा एक हैंडमेड सूप होता है जिसमें क्या होता है, आपकी ग्लिसरीन होती है और ये जो सोप मेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, सोप मेकिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट निकल के आता है क्या, ग्लिसरीन। और
हमारा ट्रांसपेरेंट सूप जिसको हम बनाते हैं कैसे, सिंपली हॉट प्रोसेस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर हम अल्कोहल ऐड करते हैं इस प्रोसेस में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके नेचर में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूज होता है शुगर सिरप, जो कि एक अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट है जो कि अल्कोहल को रिप्लेस करने के काम आता है, बट ये अल्कोहल जितना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि ट्रांसपेरेंट सोप को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसमें अल्कोहल ऐड की जाती है। तो इस तरीके से हमारे को क्या समझ में आया कि पहला तो हमारा है ग्लिसरीन सोप, जिसमें क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंट सोप, जिसे हॉट प्रोसेस मेथड के थ्रू बनाया जाता है और इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं जो इसे ट्रांसपेरेंट बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर शुगर सिरप ऐड किया जाता है जो कि अल्कोहल का रिप्लेसमेंट नहीं होता, अल्कोहल का अंदर एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। ठीक है, थर्ड होता है आपके क्या, लिक्विड सोप। लिक्विड सोप की बात करें तो इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट more complicated than the soap bar and it is usually made up of hot process method. It turns into a liquid form due to the different types of dye like potassium hydroxide instead of sodium hydroxide that is used in making process, and also due to addition of excess amount of water. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, लिक्विड सोप नाम से समझ में आ रहा है कि नेचर में कैसा होगा, लिक्विड होगा। दैट मीन्स इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी कंपैरेटिव टू सोप बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसे भी हॉट प्रोसेस मेथड के थ्रू ही बनाया जाता है। इसके अंदर इसे एक लिक्विड फॉर्म दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पर एल्कलाइलीज जैसे कि KOH को यहाँ पर ऐड करते हैं NaOH की जगह, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सोप बनता है फाइनली मेकिंग प्रोसेस के बाद वो लिक्विड नेचर का बनता है क्योंकि इसके अंदर काफी एक्सेस अमाउंट में वाटर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई सोप से रिलेटेड। तो फर्स्टली तो हमने डिस्कस किया हेयर्स की कॉम्बनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, और सेकेंड हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप के क्लींजिंग एजेंट्स यानी कि सोप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ चीजों को हम वहां पर कंप्लीट करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।